अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद महर। और आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है पॉइंट शैडोज़ बाय कामिला शम्सी। कामिला शम्सी एक पाकिस्तानी और ब्रिटिश नॉवेलिस्ट थी जिनकी स्टोरीज ब्रिलियंटली हिस्ट्री, आइडेंटिटी और कल्चर क्लैशेस को रिप्रेजेंट करती थी। ठीक है, और ये कराची में 1973 में पैदा हुई थी। इन्होंने वहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग शुरू की। इन्होंने जो ऑफिशियल राइटिंग करने से पहले इन्होंने प्रॉपर क्रिएटिव राइटिंग पहले सीखी थी यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, और बाद में इन्होंने फुली फिक्शन राइटिंग लिखना शुरू की थी। इनके जो नॉवेल्स हैं वो वक्त के साथ साथ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उनको मिली। ठीक है, विमेन प्राइज़ फॉर फिक्शन से लेकर कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज़ भी उनको मिल चुका है। जो कामिला है उनका फर्स्ट जो राइटिंग थी वो थी उनका जो डेब्यू हुआ था वो था इन द सिटी बाय द सी, 1998 में पब्लिश किया था इन्होंने। इसमें इसने इंस्टेंटली ग्रैब की थी अटेंशन, किसके लिए? विनिंग पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर लिटरेचर। ठीक है, और ये डेब्यू पे ही उनको ये अवार्ड मिल गया था। उनका जो सेकंड बुक थी वो थी सॉल्ट एंड सैफरॉन, जो कि 2000 में पब्लिश हुई थी। 21st सेंचुरी के 21 जो राइटर्स थे ना, मशहूर राइटर्स, उनमें से इनका भी नाम शामिल किया गया था। यहाँ से लेकर उनका जो काम है वो दिन ब दिन बढ़ता गया, उनके जो ग्रो करता गया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कुछ और थीम्स को इसमें इंक्लूड किया, जिसमें कॉलोनियल लेगेसीज थी, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, ग्लोबलाइजेशन और स्ट्रगल ऑफ बिलोंगिंग इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड। ठीक है, आज उनके जो नावल हैं वो ट्रांसलेट किए गए हैं 20 से ज़्यादा लैंग्वेजेस में, और पूरी दुनिया में वो जाने माने जाते हैं और पढ़े जाते हैं। उनके जो मेजर वर्क्स हैं, लेट्स डिस्कस। इनके 2 सबसे ज़्यादा मेजर वर्क्स हैं, जिसमें से है बर्न्ड शैडो, 2009 में पब्लिश हुआ था। एक ऐसी नावल है जो कि शुरू हुई जब नागासाकी में जो बॉम्बिंग हुई थी, उस वक्त ये शुरू हुई थी। और फिर उसके बाद इसमें इंडिया और पाकिस्तान की जो पार्टीशन थी वो भी इसके अंदर ही देखी गई, और 2002 में ये जो नावल है ये ख़त्म हुआ था। ठीक है, और 9 में पब्लिश हुआ था। सेकंड इनका फेमस नावल है होम फायर, 2017 में पब्लिश हुआ था। ये एक मॉडर्न रीटेलिंग स्टोरी है ऑफ एंटीगोन, जो कि जिसमें वॉर पे ये एक नावल लिखा गया है, जिसमें लॉयल्टी, फैमिली और बिलोंगिंग के मुतालिक क्वेश्चंस किए गए हैं। ये जो नावल है इसको विमेंस प्राइज़ फॉर फिक्शन भी मिल चुका है। ठीक है, और ये इनके ग्रेटेस्ट जो अचीवमेंट है उनमें माना जाता है। बियॉन्ड नॉवेल्स शम्सी जो हैं इन्होंने बहुत सारे एसेज भी लिखे हैं, आर्टिकल्स भी लिखे हैं। ये इनके और इनके कुछ नॉवेल्स हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर, डिवाइडिंग हर टाइम बिटवीन लंदन एंड कराची। उन्होंने अपने जो चैलेंजेस थे ना उसको उन्होंने कंटिन्यू रखा। पहले वो कराची में रही थी, बाद में वो लंदन चली गई। ठीक है, और उन्होंने जो है वो अपनी वहाँ पे जो चैलेंजेस को फेस किया उनको इन्होंने हर चीज़ को अपनी राइटिंग के थ्रू प्रेजेंट किया। लेट्स डिस्कस समरी ऑफ बर्ड शैडो। ये स्टोरी शुरू होती है नागासाकी में, जब 9 अगस्त 1945 को एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था अमेरिका ने। तब उसकी ये सेटिंग दिखाई गई है, और वहाँ पे एक हीरोइन लड़की होती है जिसका नाम होता है हिरोको तनाका, जो कि यंग जापानीज़ वुमेन होती है, जिसको कॉनरेड यानी जो एक कॉनरेड बेस होता है, जो कि होता तो जर्मन है लेकिन वो जापान में आया हुआ होता है, उससे उसको प्यार हो जाता है। लेकिन इनका फ्यूचर जो होता है वो थोड़ा-सा शटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बॉम्ब गिरता है, एटॉमिक बॉम्बिंग होती है, तो वहाँ पर जो हिरोको और कॉनरेड होते हैं वो ज़ख्मी हो जाते हैं, लेकिन अलग-अलग हो जाते हैं। और जो कॉनरेड होता है उसको अमेरिकन पुलिस फ़ौज जो है वो उसको अरेस्ट कर लेती है, और उसको जर्मन के लोग होते हैं ना उनको कैद करके वो उन्होंने एक कैद खाने में डाला हुआ होता है। ठीक है, उनका एक कैंप बनाया होता है, वहाँ पे उनको डाला होता है, और इसको भी वहाँ ले जाते हैं। जबकि हिरोको जो होती है ये बच जाती है, ये भी ज़ख्मी हो जाती है, ये भी बच जाती है, लेकिन इसकी जो बैक पे एक जैसे परिंदे के शैडो होती है ना, उस तरह का इसके बैक पे एक निशान बन जाता है जले का, जो कि हमेशा रहता है इस पे। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन होती है, और ये जो है ये इंडिया चले जाती है, और वहीं पे इसकी मुलाकात होती है कॉनरेड से। कॉनरेड और जब हीरो को दोबारा मिलते हैं तो फिर वो बहुत खुश होते हैं, और फिर वो दोनों ही दोबारा मिलने के बाद शादी कर लेते हैं। और जब वो शादी करते हैं तो उसके बाद उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम होता है आसमद। ठीक है, आसमद फिर लेकिन कुछ टाइम के बाद ना जो कॉनरेड होता है वो इंडिया के अंदर प्रॉपर तरीके से एडजस्ट नहीं हो पा रहा होता है, और वो वापस जर्मन जाने का फैसला कर लेता है और वो चला जाता है जर्मन। लेकिन लेकिन हीरो को और उसका बेटा आसमद इंडिया में ही रहते हैं, और फिर वो अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखती है। और फिर उसके बाद वो डॉक्टर बन जाता है आसमद जो है, और हीरो को जो है वो एक प्रॉपर फेमस बिजनेस वुमन बन जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जो कि आसमत होता है ना, उस पे दहशतगर्द होने का, उस पे टेररिस्ट होने का इल्ज़ाम लगाया जाता है, और उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद उसको पुलिस जो है वो अरेस्ट करके उसे एक
जो उनका कैद खाना होता है वहाँ पे जिस सेल में उसको भेज देते हैं। और ये स्टोरी यहाँ पे एंड होती है कि ये एक क्वेश्चन छोड़ के जाती है स्टोरी के जो रीडर है उनके ऊपर कि क्या उसको बेल दे दी गई थी, यानी जो आसमान है क्या उसको रिहा कर दिया गया था या फिर उसको ग्वांटानामो बे में भेज दिया गया था। ब्यूटी ऑफ बर्न्ड शैडो जो है ना वो ये सिर्फ ये नहीं है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के बारे में जिक्र किया गया है, बल्कि ये जो कैरेक्टर है ना ये डीपली ह्यूमन कैरेक्टर जो है ना ये स्केयर्ड, रेजिलेंट और अनफॉरगेटेबल है। ठीक है। और इनके जो स्कार्स है ना वो भी अनफॉरगेटेबल है इनके लिए भी और जो रीडर है उसके लिए भी। इसमें मेजर थीम्स कौन कौन से डिस्कस किए गए हैं, लेट्स सी। फर्स्ट इसका थीम है द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन फैमिलीज एंड आइडेंटिटी, कि किस तरह से एक इवेंट जो है उसने कितनी सारी मतलब उसकी जो इको है ना उसने कितनी सारी जनरेशन्स पे डाली, यानी जो वॉर हुई थी उसके बाद कई सालों तक जो बच्चे पैदा होते थे नागासाकी और हिरोशिमा में वहाँ पर, तो वो भी नॉर्मल ही होते थे। इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ा था और जो हीरो को है उसकी बैक पे जो निशान था वो उसकी ज़िंदगी भर के लिए उस पर उसकी बॉडी पे नक्श हो गया था। सेकंड इसका थीम है मेमोरी एंड ट्रॉमा। इज़ द मेमोरी एंड ट्रॉमा, द पास्ट इज़ नेवर ट्रूली पास्ट। ठीक है। इट लिंजर्स शेपिंग एवरी चॉइस। ठीक है ना, कि जो मेमोरी और जो ट्रॉमा होता है ना वो हमेशा पास्ट में नहीं रहता। ठीक है, वो हमेशा साथ साथ चलता है और आपकी चॉइस होती है कि आप उसको किस तरह से शेप दें। थर्ड थीम है पर्सनल वर्सेस पॉलिटिकल आइडेंटिटी, कि किस तरह से जो वर्ल्ड इवेंट्स हैं उसकी वजह से हमारी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो किस तरह से असरअंदाज होती है, पर्सनल लाइफ भी और पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी। ठीक है। फोर्थ जो थीम था द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, क्वेश्चनिंग हाउ फियर, आइडियोलॉजी एंड सस्पिशन डिवाइड सोसाइटी, कि किस तरह से खौफ जो है किस तरह से खौफ है, आइडियोलॉजी है या जो सशुपंज है वो किस तरह से सोसाइटी को डिवाइड करता है। एक्सट्रीमिज्म आ जाती है ना कि अमेरिका ने जापानीज़ पे इसी वजह से अटैक किया था क्योंकि वो एक्सट्रीमिस्ट बन गए थे। उसके बाद फिफ्थ थीम है द वॉर ऑन टेरर, इट इज़ चैलेंजिंग हाउ इनोसेंस एंड गिल्ट आर डिफाइंड इन अ पोलराइज्ड वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद इनका राइटिंग स्टाइल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ऐसी चीज़ है जो कामिला शम्सी की राइटिंग को अनफॉरगेटेबल बनाती है। उनके लिरिकल प्रोज और उनकी शार्प इंटेलिजेंस एंड हर एबिलिटी टू ब्लेंड पर्सनल विद पॉलिटिकल। ठीक है, मतलब वो पर्सनल को पॉलिटिकल चॉइसेस के साथ किस तरह ब्लेंड कर किया इन्होंने। हीरो को की जो शादी थी वो उसकी पर्सनल चॉइस थी, लेकिन वहाँ पे जो एटॉमिक बॉम्बिंग हो रही थी वहाँ पे जो हालात थे वो सारे पॉलिटिकल हालात हुए हुए थे, तो उन्होंने किस तरह से दोनों चीज़ों को इकट्ठे रख के बैलेंस किया है। उसके बाद वो अक्सर जो स्टोरी की जो स्टोरी टेलिंग टेक्निक है ना वो मल्टी पर्सपेक्टिव से होती है। रीडर जो है ना उसकी वजह से एक पैरानॉर्मिक व्यू से देखता है हिस्ट्री को। ठीक है। और वो यूज़ करती है सिंबलिज्म को, यानी उन्होंने बर्न शेडो का सिंबल यूज़ किया किसके लिए, हीरो को का जो स्कार था उसकी बॉडी पे उसकी बैक पे, उसके लिए उन्होंने सिंबल यूज़ किया बर्न शेडो। ये बहुत सारी लेयर्स ऑफ मीनिंग ऐड करते हैं। और इवन इन हर डार्केस्ट टेल काफ़ी सारे मोमेंट्स जो होते हैं ना उनमें ह्यूमर और वार्मथ को भी ऐड करती हैं। ठीक है ना, जिसकी वजह से कैरेक्टर जो है वो स्ट्रिकिंगली रियल फील हो। अब कामिला शम्सी के आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन क्या है, शम्सी का जो कैरेक्टर्स होते हैं आर नॉट जस्ट नेम्स ऑन पेज। ठीक है ना, दे ब्रीथ फील और स्ट्रगल। ठीक है। शी रिवील्स देम थ्रू विविड डिस्क्रिप्शन, इनके थ्रू वो अपने कैरेक्टर्स को डिफाइन करती हैं कि उनका जो कैरेक्टर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन फील विविड डिस्क्रिप्टिव होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हीरो है, हीरो को थी उसका बर्ड शेप स्कार, ये एक विविड डिस्क्रिप्शन था उसका। इंटीरियर मोनोलॉग्स, यानी जो हिडन थॉट्स थी उनको एक्सपोज करना। डायलॉग्स दैट कैप्चर रिलेशनशिप एंड टेंशन। ठीक है ना, ऐसे 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 खौफनाक और ऐसे इम्पैक्टफुल डायलॉग्स यूज़ करती थी जिससे रिलेशनशिप और टेंशन को कैप्चर किया जा सके। फिर एक्शंस को यूज़ करते हैं जिससे स्ट्रेंथ, वीकनेस और रेजिलेंस रिवील हो। ठीक है। इसकी वजह से जो इनके नॉवेल्स हैं वो ना सिर्फ जस्ट स्टोरी नज़र आते हैं बल्कि इमोशनल जर्नी नज़र आते हैं। कामिला शम्सी एज अ डायस्पोरा राइटर्स, पाकिस्तानी और ब्रिटिश दोनों उनके पास नेशनैलिटीज़ थी, उसके बावजूद भी वो जो कल्चर्स के दरमियान के एक्सपीरियंस होते थे दोनों पाकिस्तानी और ब्रिटिश कल्चर को अपनी ज़ाती एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो बॉडी करती थी। उनके कैरेक्टर्स भी ना जो कुछ उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया था ना कामिला शम्सी ने, वो अपने कैरेक्टर्स को वही सब कुछ फेस करवाती थी। हर कैरेक्टर्स ऑफन फेस सेम डिलेमा। ठीक है, वो उसी कश्मकश को फील करते थे जो कि हेरिटेज और मॉडर्निटी के दरमियान की थी, होम और एक्साइल के दरमियान होती है। शी वंस सेड शी फील्स एट होम इन बोथ कल्चर्स बट नॉट इंटायरली एट होम इन ईदर। ठीक है, उनकी जो इन बिटवीननेस है ना दोनों जगह की, वही उनके नॉवल को एक यूनिक वॉइस देती हैं। ठीक है, हर कंट्रीब्यूशन अमला ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं। ठीक है, उनके जो राइटिंग है उसने ब्रिज के तौर पे काम किया है पूरी दुनिया में, और उन्होंने पाकिस्तान लिटरेचर को इंटरनेशनल स्टेज पे मनवाया है। इशूज़ थे जैसे वॉर, आइडेंटिटी, डायस्पोरा और बिलोंगिंग, इन सबको मनवाया है पाकिस्तानी लिटरेचर के थ्रू इंटरनेशनल स्टेज पे। ठीक है,
और उनके जो नॉवल है वाए नहीं होते थे, बल्कि वो पूरा हार्ड ट्रुथ बताते थे, कुछ भी छुपाती नहीं थी वो। फिक्शनिस्ट थी ना। सो इट वाज ऑल अबाउट बर्न शैडो बाय कामिला शम्सी। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।